अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। क्या हाल चाल? होपफुली आप जहाँ से हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खैर खैरियत से हैं। होपफुली दुनिया भी खैर खैरियत से रहे, लेकिन अब बेयकीनी की सूरत हाल जो पहले भी थी बढ़ती जा रही है। अमरीका और ईरान के दरमियान मामलात एक बार फिर काफ़ी पेचीदा हो गए हैं। अमरीका ने ईरान के जो जवाबी तजावीज़ थी उन्हें नाकाबिल कबूल करार दे दिया है। अहमकाना तजावीज़ भी सदर ट्रंप ने करार दिया। खित्ते में बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र सिफारती सरगर्मियों में भी तेज़ी आ गई है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान 24 घंटों में दूसरी मरतबा टेलीफोन पर बातचीत भी हुई है। साथ ही सदर ट्रंप ने सीज़ फायर को भी ऑन वेंटिलेटर करार दिया है और उनकी नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग का भी अहम इजलास होना है, जिसमें जो जंगी ऑप्शंस हैं या जंग की सूरत हाल है, ईरान में दोबारा हमले की मुमकिन सूरत हाल, उस पर भी उनको ब्रीफिंग दी जाएगी, गौर व खौस किया जाएगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने बाद में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी रब्ता किया है। इसहाक डार की अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर से भी मुलाकात हुई है। साफ नज़र आ रहा है कि ईरान अमरीका के दरमियान पैदा होने वाले इस डेडलॉक ने पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को मज़ीद चैलेंजिंग बना दिया है, और पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया की सफारती कोशिशों को भी चैलेंजिंग बना दिया। लेकिन वी आर द प्राइमरी मीडिएटर, सर्टनली तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। दोनों जानिब से कोई फरीक भी अपेरेंटली लचक दिखाने पर आमादा नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे ईरान का रवैया वक्त के साथ साथ मजीद सख्त हो रहा है। उधर सदर ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ रही है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुल पा रही। लेकिन ईरान की मुज़ाकरात में या मुज़ाकरात के अलावा ये ख्वाहिश कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे उसका लेवरेज बरकरार रहे, ये सदर ट्रंप को तो काबिल कबूल है नहीं। क्या खित्ते के बाकी प्लेयर्स को काबिल कबूल है? क्या सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, जहाँ से इनका तेल गैस जाता है, जो इनके लिए अहम तरीन गुजरगाह है, उनको यह काबिल कबूल है या नहीं है? दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने रिवायती अंदाज में बयानात दागते चले जा रहे हैं। सदर ट्रंप ने ईरान की नई तजावीज़ को अहमकाना करार देकर मुस्तरद किया और कहा कि वो ईरान पर मुकम्मल फतह पाकर रहेंगे। जौहरी हथियारों से मुतालिक ट्रंप ने ईरान की तजावीज़ को अहमकाना करार दिया। ये भी तस्लीम किया कि ईरान के साथ जंगबंदी वेंटिलेटेड पर है। ये इल्ज़ाम लगाया कि ईरानी हमारे साथ सारी बातों पर मुत्तफिक होकर फिर मुकर जाते हैं। ट्रंप ने बुध को चीन के स्केड्यूल्ड दौरे से मुताल्लिक कहा कि चीन के सदर अपने हॉर्मुज़ मसले के हल में मदद करना चाहते हैं। उधर ईरान भी अपने मुतालबात पर अड़ा हुआ है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग का खात्मा, अपने हॉर्मुज़ खोलना, ईरानी असासों को बहाल करना, माशी पाबंदियाँ उठाना हमारे जायज़ मुतालबात हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने चीनी सदर शी जिनपिंग के 4 निकाती अमन मनसूबे की हिमायत करते हुए किसी भी मुमकिना मुआहदे में चीन को जामिन बनाने की तजावीज़ भी दे दी हैं। ये भी कहा कि कतर समेत कई और ममालिक भी राबता कर रहे हैं, लेकिन ईरान और अमरीका के दरमियान बाज़ाब्ता सालिस अब भी पाकिस्तान है। दूसरी तरफ इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अफज़ूदा यूरेनियम की मौजूदगी तक ईरान जंग के खात्मे से इनकार कर दिया है। इजरायली वज़ीर आज़म ने दावा भी किया कि सदर ट्रंप फौजी ऑपरेशन के जरिए ईरान से अफज़ूदा यूरेनियम निकालने पर तैयार हैं। नेतन्याहू ने इल्ज़ाम लगाया कि चीन मिसाइल की तैयारी में ईरान की मदद कर रहा है, और भी पाकिस्तान आपको पता है उनको और इजराइल को खटकता है, सो उस बारे में भी उन्होंने कुछ इजहार ख्याल किया है। इस सारी सिचुएशन पर बात करते हैं। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। एजाज साहब, अमरीकी सदर के दौरा चीन का बड़ा इंतजार किया जा रहा था। नाउ इट्स लिटरली अराउंड द कॉर्नर। बताइएगा, उससे पहले, उस दौरान, उसके बाद व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट कि क्या होगा पर्टिकुलरली ईरान जंग को लेकर, क्योंकि अब बाज़ाब्ता तौर पर यह कह दिया गया है कि चीन भी इस मामले में जामिन बनने के लिए तैयार है, और चीन का आपको पता है असर व रसूख है ईरान पर, उनके ताल्लुकात हैं देरीना। वहाँ से कोई राह निकलती हुई आपको नज़र आ रही है? जी बहुत शुक्रिया। यकीनन पोजीशंस दोनों मुल्कों के मौक़िफ़ में सख्ती आ रही है, खुसूसन ईरान के, क्योंकि ईरान को अब ये पता चल गया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब मुश्किल में आ गए हैं, और जितने उन्होंने मिलिट्री ऑप्शंस एक्सरसाइज कर लिए हैं वो चले नहीं। वो कहते थे ना कि हम जहाज़ों को यहाँ से एस्कॉर्ट कर लेंगे, वो कहते थे कि हम अपना इतना बहरी साजो सामान लाएंगे कि ये डर जाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ। तो चनाचे मुझे लगता है कि ईरान ने फिर अब JCPOA जो है उसकी यानी न्यूक्लियर डील की जो बातचीत है वो सबसे आखिर पे रख दी है। गोया उनको ये अंदाज़ा हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक्त डेस्परेट हैं कि किसी तरीके से JCPOA प्लस मिल जाए, वरना तो डेमोक्रेट्स उनकी जान को आ जाएंगे कि भाई
ने क्यों इतने 8-10 साल ज़ाया कर दिए, जब हमें ये चीज़ 2015 में मिल चुकी थी, तो वो चाहते हैं कि कुछ ज़्यादा मिले। अब ईरान वो ज़्यादा देने को तैयार है, लेकिन उससे पहले उसने वो सारी शराइत रख दी हैं कि आप ये काम करें। गोया आप हमारी सैंक्शंस भी उठाएँ, इकोनॉमिक सैंक्शंस भी उठाएँ, हमारे फ्रोज़न एसेट्स भी छोड़ें, अबनाए हुर्मुज़ पर हमारी हाकमियत को तस्लीम करें। जो सबसे मुश्किल है इस वक्त अमेरिका के लिए मानना, क्योंकि उसके जो खलीजी एजाज साहब, रियासतें अमेरिका के लिए मानना तो मुश्किल होगा ही, लेकिन बाकी दुनिया के लिए मानना क्या आसान होगा ये? क्योंकि दुनिया के बाकी ममालिक भी ये चाहेंगे कि द लॉ ऑफ इंटरनेशनल सीज जो है, लॉ ऑफ हाई सीज जो है, वो यहाँ पे जैसे चल रहा था वैसे चलता रहे। 28 फरवरी से पहले जिस तरह हो रहा था वैसे ही होता रहे, जहाज़ गुजरते रहें, ये आपकी गुजरगाह पूरी दुनिया के लिए ओपन रहे। अब ईरान ने इसको बतौर लेवरेज इस्तेमाल किया, और क्या कामयाब तरीके से इस्तेमाल किया कि पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई चोक होकर रह गई। ऑयल प्राइसेस का क्या हाल है सबके सामने है। क्या दुनिया के लिए एज इन सऊदी अरेबिया के लिए, यूएई के लिए, कतर के लिए, बाकी मुल्कों के लिए ये एक्सेप्टेबल होगा कि ईरान की ये लेवरेज हमेशा उनके हाथ में रहे? बिल्कुल नहीं होगा। ईरान को भी अंदाज़ा है इस बात का, और इसीलिए ये उनकी सबसे मजबूत लेवरेज बन गई है, ताकि पूरी दुनिया का दबाव जो है वो पड़े कि जनाब इस मसले को हल किया जाए। इस वजह से मैं समझता हूँ कि इवेंचुअली ईरान इसके ऊपर कंसेशन दे देगा। सही है। और बाद में ओमान के साथ मिलकर कोई एक लीगल प्रोसेस शुरू करेगा कि जी हमारी ये इंटरनेशनल फ्री वे या वाटरवेज के बजाय ये इसको समथिंग लाइक डार्डनेल्स की तरह जो तुर्की की थी उस तरह किया जाए। लेकिन मेरे ख्याल में उसमें बहुत वक्त है। अभी फ़िलहाल वो एक लेवरेज है जो उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपकी बात सही है कि ना गल्फ़ की रियासतें, ना ही चीन, जो सारा तेल उसका वहीं से आता है, कोई भी नहीं उसको एक्सेप्ट करेगा कि वहाँ पे ईरान अपना टोल लगा दे। तो चुनाचे मेरे ख्याल में ये एक लेवरेज है और उन्होंने रखी है ताकि बाकी सारी कंसेशंस भी हो जाए और फिर बाद में न्यूक्लियर डील को जाके देखेंगे। और इसमें उनको काफ़ी हद तक मेरे ख्याल में हमायत हासिल है चीन की भी और रूस की। और यहाँ वो कनेक्शन आ जाता है कि जो चीन में दौरा हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब का, बीजिंग में जो बातचीत होनी है वो बड़ी अहम है। गोया एक लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप साहब भी ये चाहेंगे कि अगर ईरान को कोई कंसेशन देनी है तो उसके ऊपर मास्क ये रखें कि मैंने ये चीन को कंसेशन दी है कि देखिए आपका तेल के वहां से आता है, तो मैं आपको ये कंसेशन दे रहा हूँ, आप इसके जामिन बनिए ईरान के, और साथ में हमें जो जो कंसेशन आपने देनी है। आपको पता है इस वक्त उनके लिए ये बड़ी मुश्किल हुई है कि चीन से जो रेयर अर्थ मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स की एक्सपोर्ट्स है वो मज़ीद टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए, तो वो कंसेशन उनसे लेना चाहते हैं। तो अगर ये बीच में ऐड हो जाता है उस एजेंडा में तो ही वुड नॉट माइंड। यानी आप मास्क कर रहे हैं इसको ईरान के, उसको कर्टेल कर दिया है चीन ने, जाहिर है, लेकिन मामला तो इन्होंने ही टैरिफ बढ़ाने से शुरू किया था, उससे पहले तो सब कुछ नॉर्मल ही था। अब एजाज साहब ये जा रहे हैं चीन, जाहिर है इस मसले पे तो बात होगी ही, और ये चाह ही रहे थे कि मसला उससे पहले हल हो जाए, नहीं हुआ। अगर चीन इस मामले में मरकज़ी किरदार अदा करता है और ईरानी सदर को ये पीस डील अचीव करने के लिए मदद करता है तो अमरीकी सदर को, तो अमरीकी सदर चीन को क्या ऑफ़र कर सकते हैं? इस बारे में भी तो बहुत सी बातें हो रही हैं, ताइवान की भी बीच में बात आ जाती है। व्हाट डज ट्रंप हैज़ टू ऑफर टू चाइना? देखिए, डोनाल्ड चाइना की भी जो इक़्तिसाद है वो अमेरिका की इक़्तिसाद से जुड़ी हुई है। चाइना इतनी बड़ी तादाद में चीज़ें वहाँ बेचता है जिसके ऊपर टैक्स की वजह से रुकावट आई हुई है, और चीन की अपनी जो इंडस्ट्री है। तो अगर चीन उस सिलसिले में कोई कंसेशंस लेता है कि अमेरिका अपनी मार्केट थोड़ी खोलता है, खुसूसन आई डोंट नो वो करेंगे कि नहीं, लेकिन ऑटोमोबाइल मार्केट अगर खुलती है, चीन इस वक्त इतना बड़ा ऑटोमोबाइल मेकर बन गया है, ईवीज़ का, पर्टिकुलरली ईवीज़ का। तो इस तरह की चीन ने भी यकीनन अपनी एक विश लिस्ट बनाई होगी, और अमेरिका के साथ उनकी इक़्तिसाद बड़ी जुड़ी हुई है कि अब तो इतनी ज़्यादा उसमें कॉम्प्लीमेंटरिटीज़ हैं कि वो यकीनन उन्होंने कोई ना कोई कंसेशन, लेकिन मुझे लगता है तजारत और टेक्नोलॉजीज़ में ही सारी कंसेशन
चीनी जो हैं उनसे लेना चाहेंगे और अमरीकी भी शायद उसी तरफ लेना चाहेंगे। दूसरा जो पॉलिटिकल मैदान है या जियो पॉलिटिकल एरिया है उसमें यकीनन ताइवान है और अब ईरान भी उसमें शामिल हो गया है। जो ताइवान के ऊपर तो चीनी बड़े इत्मीनान से बैठे हैं और वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, बल्कि खुश हो रहे हैं कि ईरान की वजह से अमेरिका की जो आलमी साख है वो गिर रही है, बड़ी शदीद गिर रही है। बल्कि मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था एक बहुत नामवर किस्म के उनके तजियाकार का अमेरिका के, वो ये कह रहा था कि जिस तरह का नुकसान वियतनाम में हुआ या इराक में हुआ या ईरान या अफगानिस्तान में वो सब रिवर्सिबल थे, लेकिन ये इरिवर्सिबल नुकसान हो गया है हमें ईरान के साथ उलझने का, क्योंकि कोई भी चीज़ बदली नहीं ईरान गल्फ में और पूरे मशरक़ वुस्ता में, जबकि अमेरिका की अपनी जो है वो वहाँ से साख जो है इस तरह गिरी है कि शायद अब दोबारा उसको रिपेयर करना मुश्किल होगा। तो चीन को भी इस बात का अंदाज़ा है कि ये जितनी देर इसमें उलझते रहते हैं उतनी देर उनके लिए ये मुश्किल होगा कि कल को वो जब ताइवान पे चीन अपना ज़्यादा असर डालेगा या ताइवान के अंदर जो हुकूमत है वो इस गौर करेगी कि क्या अमेरिका हमें वो गारंटीज दे सकता है जिसके वो दावे करता रहा है, तो एक पके फल की तरह ताइवान उनकी झोली में आन गिरेगा। लेकिन चीन का अपना जो टाइम टेबल है वो मेरे ख्याल में 2029 या उसके बाद का है ताइवान के ऊपर जाने का। लेकिन अगर ये उनसे यकीनन लेंगे ये कंसेशन कि आप ताइवान के ऊपर कोई किसी किस्म की बयानबाजी, आपको याद होगा जो बाइडन के ज़माने में काफ़ी वफूद जाने शुरू हो गए थे, सिग्नल्स जाने शुरू हो गए थे जैसे हम ताइवान के साथ खड़े हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के इस दौर में अभी तक तो कोई मैंने ऐसा देखा नहीं है, ना ख़ास बयान देखा है ना कोई ख़ास दौरा देखा है। तो चीन ये चाहेगा कि इस पॉलिसी को अब कंटिन्यू करें क्योंकि ये हमारे लिए नो गो एरिया है। अच्छा चलिए, वहाँ पे भी सर्टनली आपको लगता है कि बात हो सकती है या वो अमेरिका की तरफ से लचक दिखाई जा सकती है जिसके बदले मे बी चाइना मदद करे सदर ट्रंप को पीस डील अचीव करने में विद ईरान। फौजी ऑप्शन कोई एक्सरसाइज होती हुई देख रहे हैं आप इनके दौरा चीन से पहले, दौरान तो शायद ना करें, बड़ी वियर्ड सी बात हो जाएगी, या उसके फ़ौरन बाद, और अगर फौजी ऑप्शन होती है तो क्या बरह रास्त दोबारा ईरान पर हमला होगा या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में कोई कार्रवाई होती हुई नज़र आ रही है? जी कुछ हो सकता है जी। उसकी वजह यह है कि जो डेस्परेशन का लेवल बहुत बढ़ गया है अमेरिका के अंदर, और जब इस तरह के हालात हों तो जो हार्ड लाइनर्स होते हैं उनकी ज़्यादा सुनी जाती है। और पीट हेग्सेथ और इस किस्म के जितने लोग हैं वो ये समझते हैं कि हमने उतना सख्त हाथ नहीं रखा ईरान के ऊपर। हालांकि अगर आप गौर करें तो अगर ये कर भी लें तो उसका फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि 37 रोज़ तक तो बमबारी कर चुके ना। अब जो उन्होंने धमकियां लगाई हैं वो ये है कि हमने ऑयल इंस्टॉलेशंस के ऊपर जाना है, हमने पावर ग्रिड्स पे जाना है। तो रेस्ट अश्योर्ड ईरान खलीजी रियासतों पे भी यकीनन यही काम करेगा, और फिर तो ये दुनिया की मईशत का बहरान इस कदर शदीद हो जाएगा और उसकी सारी जिम्मेदारी अमेरिका पे पड़ जाएगी। इसलिए ये आसान फैसला अमेरिका के लिए है नहीं, और इसीलिए उन्होंने जो अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग कन्वीन की है उसके अंदर यही होगा कि भाई देख लीजिए। और इसमें बहुत सारी ऐसी आवाज़ें अमेरिका में हैं कि भाई आप सोच लीजिए, क्योंकि ये मजीद हम इस गहरी दलदल में फंसते और क्या किसी हमले के बाद, मुमकिन हमले के बाद, क्या ईरान से किसी मुआहदे तक पहुंचना मजीद आसान हो जाएगा या मुश्किल हो जाएगा? अब जाहिर है हर कौम का अपना मिजाज होता है और मुश्किल ही होगा, आसान तो होगा नहीं। बहुत शुक्रिया आपका एजाज चौधरी साहब, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू फॉर योर टाइम ऑलवेज। और बताना हमने आपको ये है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम वगैरह की तो हम बात करते ही हैं, मगर अब ये हो रहा है कि ईद के करीब आने से ईद के जानवर जो हैं वो भी चोरी हो रहे हैं। चोरों ने अपनी निगाहें कर ली हैं ईद के जानवरों की तरफ और कुर्बानी के जानवरों को कर लिया है टारगेट। अब अजीब बात यह है कि जानवर चुराने की वारदातें शहर के मसरूफ़ तरीन इलाकों में हो रही हैं। वीडियोस भी मौजूद हैं, मगर अपेरेंटली पता नहीं अभी किसी को पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया। फ़िलहाल तो हमें यही पता लगा है कि कोई नहीं पकड़ा गया, पुलिस ने कुछ नहीं किया। बकरे चोरी करने का एक वाक़या खोखरा पार डिग्री कॉलेज के करीब पेश आया है, जहां नामालूम मुल्ज़िमान प्लॉट से 9 बकरे चोरी कर ले गए हैं। शहरी के मुताबिक रात 3 बजे वो प्लॉट पर मौजूद था। वीडियो में 3 मुल्ज़िमान को रात के वक्त बकरे गाड़ी में डालते हुए देखा जा सकता है। वैसे ये प्लॉट में बकरे मौजूद हैं, किसी को
पता था, एज इन जो भी आपके इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं, महल्ले में, इलाका मकीन, किसी ने ये टिप की है, ये मुखबरी की है। ज़ाहिर है हमें तो नहीं पता ना गुजरते हुए कि किसी प्लॉट में बकरे खड़े हैं कि नहीं खड़े हुए। सो व्यापारी ने खोखरापार थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। इससे पहले जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब, ये तो हमने कल आपको विजुअल दिखाया था ना, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 से 25 बकरे चोरी हुए थे। वो भी इसी तरह एक प्लॉट में थे और मोटरसाइकिल और कार पर सवार मुलजिमान ने बकरों को सुजुकी में लादा और वहाँ से ले गए थे। सो ये बैक टू बैक 2 वारदातें हो गई हैं। एक दफ़ा 25 बकरे, फिर 9 बकरे। कमर अली मस्तोई हमारे साथी हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कमर, बताइएगा मजमूई तो ये कुर्बानी के जानवर चोरी होने के कितने वाकयात हो चुके हैं और कहाँ से खबरें आई हैं? जी बिल्कुल, हर साल ईद कुर्बा पर जो है वो मवेशी चोरी करने और छीनने वाले जो ग्रुप हैं वो मुतहरिक हो जाते हैं। कराची में 3 रोज़ के दौरान जो है बकरे चोरी करने के जो है वो 3 वाक़यात पेश आए हैं। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 और खोखरापार में ये वाक़यात पेश आए हैं। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 में जो है मुलजिमान 19 लाख रुपए मालियत के 25 बकरे चोरी करके ले गए हैं। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि बकरे चोरी करने वाले मुलजिमान की जो CCTV वीडियो है वो हासिल हुई है, उसकी मदद से जो है वो पुलिस मुलजिमान तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। खोखरापार में भी जो है वो 8 लाख रुपए मालियत के 9 बकरे चोरी किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक 3 मुलजिमान आए और उन्होंने जो है वो प्लाट का ताला काट कर और उसमें मौजूद बकरे जो है वो कार में जो है वो सवार किए और उसके बाद वहाँ से फ़रार हो गए हैं। इन दोनों वाक़यात से मुतालिक पुलिस जो है CCTV वीडियो की मदद से मुलजिमान तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। मुलजिमान तक होपफुली जल्द पहुँचें और इन लोगों की रिकवरी कराएं यार। बकरे चोरी होना मतलब बड़ा नुकसान होता है। आप अगर तो व्यापारी हैं, वैसे तो ये दूसरी वारदात जो है वो किसी के अपने बकरे थे। उससे पहले वाला हमें नहीं कंफर्म हो सका कि किसी ने बेचने के लिए रखे हुए थे या फिर उनके भी अपने बकरे थे। जो भी केस है, दिस इज़ अ लॉस। और हर शख्स आज के ज़माने में जहाँ महंगाई इतनी ज़्यादा है, कुर्बानी करना ही एक मुश्किल काम हो गया है लोगों के लिए। अफोर्ड करना कुर्बानी का जानवर, वहाँ इस तरह चोरी हो रहे हैं अगर लोगों की मेहनत की कमाई का कुर्बानी के जानवर। सो यू नो दिस शुड बी टैकल्ड एंड दिस शुड बी डेल्ट विद। सो बताइएगा कमर के ये वाक़यात जो सामने आए हैं, इसके बाद शहरियों में भी तशवीश होगी। अब यहाँ वैसे ये भी रिवाज है कि जानवर हमें सड़क और घर के बाहर जो फुटपाथ वगैरह होती है, ये ग्रीन बेल्ट का एरिया है, वहीं पे बंधे होते हैं। इंतजामात पुलिस या लोगों की तरफ से अज़ खुद किए गए हैं कुछ सिक्योरिटी के लिए, कहीं देखे आपने? देखिए जी, इस तरह के वाक़यात में सिर्फ हम ये नहीं कह सकते इसमें पुलिस की गफलत है। जो व्यापारी ये कारोबार कर रहे थे उन्होंने भी अपने तौर पर सिक्योरिटी के इंतज़ामात ना होने के बराबर किए थे। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 में जो बकरे चोरी करने का वाक़या पेश आया है, उसमें पुलिस का कहना है कि अंदर सिक्योरिटी के लिए कोई इंतज़ाम नहीं था। सिर्फ एक ही शख्स था जो बकरों की देखभाल के लिए था। दूसरा, ये सोसाइटी के अंदर प्लॉट था जहाँ पर फ़रोख्त के लिए बकरे लाए गए थे। सोसाइटी इंतज़ामिया को जो है वो इस हवाले से कोई भी पहले से इतला नहीं दी गई थी। पुलिस का कहना है कि पुलिस को भी इस हवाले से पहले कोई इस इतला नहीं दी गई थी कि वो यहाँ पर मवेशी या बकरों की फ़रोख्त का काम करेंगे। पुलिस का कहना है क्योंकि इस इजाज़त नहीं है जगह जगह जो है वो जो बग़ैर इजाज़त के मवेशी फ़रोख्त करना, इसलिए जो कुछ लोग जो है वो इस तरह इलाकों में जो है वो बकरे मवेशी लाते हैं और इस तरह जो है वो फ़रोख्त करते हैं। जगह जगह जो है वो मवेशी फ़रोख्त करने की पाबंदी है। जो मरकज़ी मवेशी मंडी है नॉर्दर्न बाईपास पर लगाई गई है। इसके अलावा शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो छोटी छोटी मवेशियों की लगाने की जो इजाज़त है वो कमिश्नर कराची दी है। सिर्फ इन्हीं मखसूस मुकामात पर जो है वो फ़रोख्त किए जा सकते हैं जानवर, और इन मुकामात पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतज़ाम भी होते हैं। लेकिन मुख्तलिफ मुकामात पर जो शहरी अपने तौर पर जानवर फ़रोख्त करते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी का भी कोई इंतज़ाम नहीं होता, और इन्हीं मुकामात पर इस तरह के जो मवेशी छीनने और चोरी करने के जो वाक़यात हैं वो पेश आते हैं और मुलज़मान के लिए ये ईजी टारगेट होता है। चलिए जी, अल्लाह ताला आपके जानवरों की कुर्बानी के जानवरों की हिफाजत करे। होपफुली पुलिस इन मुलज़मान को जल्द पकड़े ताकि एक ज़रा एग्जाम्पल सेट हो, प्रेसिडेंट सेट हो, और लोग जो ऐसी प्लानिंग किए बैठे हैं वो डिटर हो जाएं और ना करें, वो डर जाएं ज़रा। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और पाक बांग्लादेश टेस्ट की भी बात होगी। बहुत सी और भी खबरें हैं जो वी हैव टू शेयर विद यू। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक जी। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज का पहला मैच पाकिस्तानी बैटिंग के लिए आज चैलेंज बन सकता है और बांग्लादेश ने मैच के आखिरी दिन का आगाज अपनी मजमूई बरतरी 117 रन के साथ किया है। बांग्लादेश कदरे मजबूत पोजीशन में दिखाई देता है। ढाका टेस्ट के चौथे रोज के इख्तिताम पर बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग में 3 विकेट पर 152 रन बनाए थे और आज अगर बारिश ने तंग ना किया तो मेज़बान टीम की कोशिश होगी कि कम से कम 250 रन की बर्तरी के बाद इनिंग डिक्लेयर करके मैच को नतीजा खेज बनाने की कोशिश करे। ऐसे में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन का इम्तिहान तो होगा। पाकिस्तान की टेस्ट टीम के बैटर हैं सलमान अली आगा। इन्होंने कल चौथे दिन के इख्तिताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका कहना था कि 5वें रोज़ बांग्लादेश को जल्द से जल्द आउट करने की कोशिश करेंगे ताकि हदफ को हासिल किया जा सके। ऐसा तब होगा जब हमारे बॉलर्स अच्छी कारकर्दगी दें। व्हाट्स द लेटेस्ट स्कोर क्या है? 189 और 4 खिलाड़ी आउट हैं हमारे आजन उनके हमने किए हैं। सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद है। कौन कौन है हमारे साथ? अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद आप दोनों को। सिकू जी क्या लग रहा है आपको? कल हम बात कर रहे थे 2 विकेटें तो हमने अर्ली ऑन ले ली थी, लेकिन अभी 189 एंड प्लस एंड 4 विकेटें सिर्फ हैं हमारे हाथ में। नहीं, देखो 217 उनकी लीड हो गई। जैसे अभी आप कह रहे थे ना कि उनको मतलब 250 के बाद हो सकता है वो हमारा टेस्ट ले। और टेस्ट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पिच इतनी मजेदार हो गई है कि ये इसमें इतना आसान नहीं होगा कि 250 रन चेस करने के लिए पाकिस्तान बहुत तेजी के साथ खेले। हालांकि आजकल क्रिकेट ही वही हो रही है, चेस करना और T20 क्रिकेट होती है, मगर टेस्ट क्रिकेट डिफरेंट होती है। आप फील्डर जिस तरह चाहे फैला दें, जिस तरह चाहे रखें, तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि क्या वो डिक्लेयर करता है। और डिक्लेयर करता है तो ये जो टेस्ट क्रिकेट का जो खूबसूरती है वो यही है। फर्स्ट डे टॉस जीतने के बाद फिर सेकंड जो खूबसूरती आती है कि वो कितनी लीड लिया आपने, और थर्ड ये आ जाती है खूबसूरती कि कब आप डिक्लेयर करते हैं अपनी बॉलिंग को, स्ट्रेंथ को देखकर आपके पास क्या बॉलर है। अब उनका जो लड़का मिराज है बड़ी जबरदस्त, उसने अभी उसकी बॉलिंग दिखा रहे थे, विद इन द स्टंप्स किए और उसको मारना इतना आसान नहीं है। हाँ, उनका वो जो फास्ट बॉलर राना है, नाइट राना, हालांकि बहुत तेज है मगर वो पाकिस्तानी बॉलर की तरह है कि उसकी लाइन और लेंथ अच्छी नहीं है। वो कभी दाएं कर देता है, कभी बाएं कर देता है, 2-4 बहुत अच्छी गेंदें कर देता है, तो उसको तो अभी सीखना है। वो 23 साल का है, तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। पाकिस्तानी बैटर्स के ऊपर थोड़ा प्रेशर जरूर आएगा। पाकिस्तानी बैटर्स पे आपको लगता है प्रेशर जरूर आएगा? व्हाट डू यू सी हैपनिंग भट्टी साहब, आपको क्या लग रहा है? देखिए अब्दुल्ला, सबसे पहले तो देखना ये है कि बांग्लादेश कब डिक्लेयर करता है अपनी, क्योंकि सबसे पहले तो बांग्लादेश सेव करेगा टेस्ट मैच कि कहीं हारने की पोजीशन में ना आ जाए। देखिए आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये मैच है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेली थी, एक टेस्ट जीता था, एक हारा था। बांग्लादेश अभी तक इस साइकिल में दोनों टेस्ट मैच, एक जीता है, एक ड्रॉ किया, उसको जीत चाहिए। तो दोनों टीमों के लिए जिस तरह सिक्कू भाई कह रहे, लेकिन आज जो सबसे इंटरेस्टिंग सिनेरियो मुझे लग रहा है वो पाकिस्तान की बैटिंग का इम्तिहान है। पाकिस्तान ने 2 डेब्यूटेंट इस मैच में खिलाए। अजान उवैस, उन्होंने पहली इनिंग में सेंचुरी बनाई। अब्दुल्ला फजल, उन्होंने 60 रन बनाए और अब्दुल्ला फजल ने बाबर आजम की जगह ली। और जब बाबर आजम ने देखा कि अब्दुल्ला फजल जो है अब बैटिंग में सेट हो गए, तो उन्होंने बैटिंग प्रैक्टिस और फिर डिक्लेयर कर दिया। तो इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा। लेकिन सीनियर्स ने जिस तरह पहली इनिंग्स में विकेटें थ्रो की है, जिसमें शान मसूद है, सऊद शकील है, मेरा ख्याल में मोहम्मद रिजवान, उनको आज रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना होगी। मेरा ख्याल में अगर 250 रन तक का टारगेट मिलता है तो शायद पाकिस्तान 2 घंटे में 4 टेस्ट मैच जीतने के लिए जाए। मतलब अब हम सिक्कू आपकी तरफ आएंगे और आप बताइएगा फास्ट बॉलर से एक और आउट हो गया है। अच्छा चलिए, एक और आउट हो गया है उनका, मगर वो जो भट्टी साहब कह रहे हैं ना कि वो चांस ले सकता है, तो इस पिच के ऊपर इतना आसान नहीं होगा। हाँ, क्योंकि इस पिच पे फास्ट बॉलर्स के साथ भी हम फंसते हैं अगर वो अच्छी बॉलिंग करा लें, और स्पिनर्स के साथ तो फंसते ही हैं। नहीं देखिए, दूसरी चीज ये होती है कि जब टेस्ट क्रिकेट में 1-2 आउट होते हैं ना, तो बंदे को अपने आप को कहते हैं ना कि होल्ड करना पड़ता है कि भाई अब मैं चांस नहीं लेता। और हर एक के जो है इस वक्त 2 लड़के नए अच्छे आ गए, बहुत अच्छी बैटिंग की, जिस तरह भी ओवैस की और अब्दुल्ला फजल की बात हो रही है, बहुत अच्छा खेले। जो अच्छी बात उनकी बैटिंग की है कि उनकी जो क्वालिटी ऑफ बैटिंग थी वाज वेरी गुड। वो ऐसी नहीं थी कि बस कर दिए, नहीं, उन्होंने वाकई ही बहुत अच्छी बैटिंग की, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान के पास अभी भी टैलेंट। अच्छा, हम कल भी ये बात करना चाह रहे थे अजान की और अब्दुल्ला फजल की।
जाहिर है एक ने सेंचुरी बनाई, एक ने नेक्स्ट सेंचुरी बनाई, लेकिन द क्वालिटी ऑफ शॉट, जैसे कहते हैं ना एक क्लासी बैट्समैन या बैटर, वो झलक आपको नजर आई? बिल्कुल नजर आई, उसके अंदर बिल्कुल नजर आई। और यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो ऐसे नहीं हुआ कि भाई उन्होंने 100 कर दिया, हाँ जी 100 कर दिया, नहीं, उनमें वाकई नजर आई पिच मुश्किल थी, डिफिकल्ट थी, एंड दे स्टेड देयर, और उन्होंने अच्छा सब मुकाबला किया। दैट वाज वेरी नाइस ऑफ देम, बहुत अच्छा। अब वो जो अभी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट अभी उठाया है अपने भट्टी साहब ने कि बाबर फौरन तैयार हो गए, तो क्या करेगी मैनेजमेंट? देखिए, पहली मैनेजमेंट ने न जो हमारे कोचेस थे और कप्तान थे, उन्होंने न पिच रीड सही प्रॉपर किया, टॉस जीतने के बाद फैसला सही नहीं किया। वो अभी तक कंफ्यूज हैं। हम तो यहाँ बैठे हुए हैं ना, वो तो वहाँ ग्राउंड के ऊपर पिच के ऊपर खड़े हुए होते हैं, तो उनके ये फैसले अच्छे होने चाहिए। अच्छा, अभी भट्टी साहब बात कर रहे थे कि सऊद शकील को जिम्मेदारी लेनी है, मोहम्मद रिजवान को। हमारे कप्तान की बात कर लें, सऊद शकील की बात कर लें, तो पहली इनिंग में सऊद 0 पे और हमारे कप्तान 9 रन बनाकर आउट हुए थे। भट्टी साहब बिल्कुल, देखिए अगर आपने टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान टीम को आगे लेके जाना है तो अब्दुल्ला मोहम्मद रिजवान के पीछे भी आप देखें कि एक और यंगस्टर काजी गौरी है, और साद बेग एक और यंगस्टर जिसने 1000 रन काइजन ट्रॉफी में, वो भी बाहर बैठे हुए। तो मेरे ख्याल में अब टीम मैनेजमेंट को भी फैसला करना है कि अगर ये सीनियर्स की इसलिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पाकिस्तान को अब जो 7 टेस्ट मैच खेलने हैं, बांग्लादेश के बाद 2 टेस्ट मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज हैं, 3 अगेंस्ट इंग्लैंड है, तो वो टेस्ट मैच मेरे ख्याल में इनसे भी ज्यादा मुश्किल होंगे। तो अभी उनको तय करना है कि इन यंगस्टर्स को ही आगे लेके जाना है या फिर मिक्स टीम खिलानी है या फिर सीनियर्स। लेकिन एक इनिंग्स शान मसूद पर भी ड्यू है। सऊद शकील ने जिस तरह पहली इनिंग्स में आते ही क्रॉस बैट शॉट खेल के एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान अच्छा खासा सेट होने के बाद उन्होंने विकेट को थ्रो कर दिया। तो अच्छा, वैसे ये जब भी मोहम्मद रिजवान की हम बात करते हैं ना, अगर आप गुज़श्ता कई सालों के प्रोग्राम उठा लें तो ये बात जरूर होती है कि वो सेट होने के बाद अपना काम खत्म नहीं करते। सो सिकंदर, आप एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, रिजवान की विकेट कीपिंग इतनी अच्छी नहीं हुई इस दफा, उसने हमें फंसाया है। अगर आप उसका स्टंप देखें, कल जो उन्होंने स्टंप छोड़ा है और जिस तरह की वो कीपिंग कर रहे हैं, मकसद है कि एक देखें, अगर वो अनफिट हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए उनका टेस्ट लें, फिटनेस टेस्ट लें। लेकिन सिकंदर, डू यू थिंक रिजवान की जगह भी आपको पता है पीछे एक लाइन लगी हुई है, वी हैव सो मेनी यंगस्टर्स हु आर विलिंग टू मेक अ मार्क, शुड बी है, मगर मैं तो बहुत पहले ट्राई कर लिया। देखें, एक लड़का ने 1000 रन किए, उसने बेस्ट विकेट कीपर का अवार्ड दिया, आप उसको छोड़ के चले गए। देखिए, सिलेक्शन कल भी हमारी बहुत जबरदस्त किस्म की आर्गुमेंट हुई अपने शो के अंदर कि आप किस तरह सिलेक्ट करते हैं, परफॉर्मेंस या मुझे पसंद है, 2 चीजें होती है। लड़का परफॉर्मेंस करे, 1000 रन करे, टॉप करे, तो वो कहते हैं नहीं मुझे पसंद नहीं आया। वो लड़का पसंद आ गया जिसने सिर्फ 1 मैच खेला, दैट इज रॉन्ग। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है पाकिस्तान की यंगस्टर्स के साथ, टैलेंट के साथ, इसको हमें सही करना है। नकवी साहब, अच्छा, वैसे सिलेक्शन कमेटी ये आर्ग्यू भी तो कर सकती है कि भाई हमने 2 डेब्यू कराए और दोनों ने परफॉर्म किया। नहीं, वो तो किया, जबरदस्ती कराए, कह के करवाए। नहीं, ये क्या बात है कि ये क्या बात है सुकू के अगर उन्होंने करा दिया है तो वो आपके कहने से कराए, नहीं करा रहे तो आपकी बात नहीं मान रहे। अब्दुल्ला, बाबर अगर फिट होता क्या वो बच्चा खेलता? हाँ, मुश्किल था। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मेरी बारी है, एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि क्या वो लड़का खेलता? आप जब मैं मानता, वो कहते बाबर आप बैठे, हम इस बच्चे को खिला रहे हैं, फिर मैं मानूं। आपको लगता है भट्टी साहब ये हो पाता? नहीं, बिल्कुल। बाबर आजम अगर फिट होते, बाबर आजम ही खेलते। पाकिस्तान में देखें, यही पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया रहा है कि हम स्टारडम के पीछे भाग रहे हैं, हम बड़े नामों के पीछे भाग रहे हैं। हमारे पास यंगस्टर हैं। अब जिस तरह हमने बैट्समैनों की बात की, बॉलिंग में भी आप देखें, नाहिद राना का इतना चर्चा है। पाकिस्तान के पास भी अभी अब्दुल्ला, आपने पीएसएल में अली रजा को देखा, 145-150 की स्पीड से बॉल कराते हैं। भाई, आप अली रजा को खिला नहीं रहे, टीम के साथ तो रखिए। अली रजा को लेकर नहीं गए। तो मेरे ख्याल में यंगस्टर्स पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी टीम चेंज कर दें, लेकिन यंगस्टर्स को आप आगे मौका दें। स्पिनर्स में भी आप देखें, नोमान अली अब 40 साल की एज के करीब पहुंचने वाले हैं, तो हमें स्पिनर्स में भी देखना है कि कौन से स्पिनर्स हैं जो पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में सिलेक्शन कमेटी पर अब काफी भारी जिम्मेदारी है अगले
एक महीने में। तो मैं एक बात करना चाहूंगा जी सर। दिल्ली से कि जब मैं सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में एक दो दफा गया था, उधर जो लिस्ट आई थी, कल हमने लिस्ट दिखाई थी टॉप फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स की, बैटिंग में, बॉलिंग में। आप यकीन करें उनमें से सिर्फ हम एक या दो नाम जानते थे, बाकियों को हम जानते ही नहीं थे। तो वो जो लोग वहां पे नाम प्रोवाइड करते हैं, डेटा प्रोवाइड करते हैं, जो इस वक्त टीम के साथ भी हैं और एक फ्रेंचाइज के साथ भी होते हैं, वो लड़कों के नाम ही नहीं देते। मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर। कल हमारी टीम ने जो है, जियो की टीम ने पूरे लड़कों के नाम निकाले हुए थे, तो हम सब हैरान थे कि यार ये लड़का कौन है, ये लड़का कौन है जिसने 2000 किए हुए, किसी ने 1500 रन किए हुए। बहुत शुक्रिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये इंपॉर्टेंट है और इसके लिए हम और तफसील से फिर कल बात कर लेंगे। कल तो नतीजा भी आ जाएगा हमारे पास। थैंक यू भट्टी साहब। ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं थोड़ी देर में। मॉर्निंग। अम्मा पापा ऑलरेडी ये प्लान बनाना शुरू हो गए हैं कि बच्चों को क्या कराना है गर्मियों की छुट्टियों में, क्योंकि बच्चे घर में बहुत तंग करते हैं वालिदैन को भी, और बेसिकली मुझे लगता है कोई मकसद कोई मसरफ नहीं होता उनका घर में बिला वजह बैठने का और काम करने का। सो अ लॉट ऑफ पेरेंट्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड लुकिंग फॉर समर कैंप ऑप्शंस या कोई एक्टिविटी। जिन्होंने नानी के घर लंबी छुट्टियों पे जाना है वो तो अलग सीन है, लेकिन वहाँ भी आई एम श्योर कोई स्कूल वगैरह डाल देना चाहिए जो समर कैंप्स वगैरह होते हैं, क्योंकि पंजाब के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां 22 मई से शुरू होंगी और पंजाब हुकूमत ने स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। ऑल्दो लाहौर में मौसम बड़ा अच्छा है आजकल। वज़ीर तालीम पंजाब, लेकिन फिर ईद आ जाएगी ना, ईद के साथ फिर ईद के बाद फिर ऑनवर्ड छुट्टियाँ होंगी। राना सिकंदर हयात के मुताबिक स्कूल 24 अगस्त को दोबारा खोलेंगे। इतनी लंबी छुट्टियाँ। महकमा तालीम सिंध का कराची में गर्मियों की छुट्टियां 1 जून से 31 जुलाई तक करने का ऐलान सामने आया है। महकमा तालीम सिंध के हुक्काम के मुताबिक तमाम निजी और सरकारी स्कूलों पर फैसले का इतलाक होगा। बलूचिस्तान के गर्म इलाकों के स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात 23 मई से 31 जुलाई तक होंगी। सिब्बी, तुरबत, गवादर समेत बलूचिस्तान के 18 अजला गर्म इलाकों में शुमार होते हैं। पंजाब में क्यों इतनी? जुलाई चलें ठीक है, समझ आता है, फिर जून भी हो गया, फिर अगस्त में जाके 23 अगस्त को जाके स्कूल खुलेंगे। ज़्यादा लंबी नहीं है छुट्टी? खैर, आपने ज़रा कुछ ऑप्शन शेयर करें कि आपने क्या प्लान बनाया, बच्चों को कहाँ मसरूफ़ रखना है, और फिज़िकल एक्टिविटी भी बहुत होती है शाम के वक्त आप कर सकते हैं, लेकिन ज़रा शेयर सम ऑप्शंस, शेयर योर प्लान्स विद अस प्लीज़। सो ब्रेक लेते हैं। इट्स गोइंग टू बी अ हेडलाइन ब्रेक। वापस आ रहे हैं थोड़ी देर में। गंदम की नई फसल मार्केट में पहुंच चुकी है, मगर साथ ही साथ फ्लावर मिल्स और दुकानदारों की जानिब से आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। हैव यू नोटिस्ड इट? ज़रा बताइएगा हमें। आज जियो पाकिस्तान हमारा एक्स हैंडल है। एक हफ्ते में हुआ यह है कि 20 किलो आटे के थैले पर 290 रुपये बढ़ गए हैं। 290 रुपये। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब 20 किलो आटे का थैला 2130 रुपये तक पहुँचा है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि आटे की कीमतों में लगातार इजाफे पर सूबाई हुकूमतों ने चुप साध रखी है। प्राइस कंट्रोल कमेटियों का भी कोई किरदार नजर नहीं आता है। सबसे ज्यादा कीमत कराची के शहरियों को अदा करनी पड़ रही है, जो 20 किलो आटे का थैला 2600 रुपये में खरीदने पर मजबूर हैं। यानी बास स्टोर्स पर शहरियों ने ना आटा मिलने की शिकायत भी की है, और जहां मिल रहा है वहां इस रेट पर मिल रहा है। शहरियों ने हुकूमत से फौरी नोटिस लेने और नरखों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है, बिकॉज दीज प्राइसेस हैव लिटरली गॉन आउट ऑफ कंट्रोल। हम लाहौर चलते हैं सबसे पहले। वहाँ पे क्या सूरत हाल है आटे की दस्तयाबी को लेकर, और आटा किस भाव किस नर्ख पर मिल रहा है। 20 किलो आटे का थैला जो यूजुअल कंजम्पशन होती है एक आम आदमी की, एक आम फैमिली की। जवाद हमारे साथ मौजूद होंगे, और कराची से हमारे साथ मौजूद हैं रियाज एंडी, और हमें सलमान अशरफ ने कोयटा से ज्वाइन किया है। सबसे पहले हम लाहौर ही चलते हैं जवाद साहब के पास। जवाद साहब बताइएगा, क्या सूरत हाल है मार्केट में? आटे की किल्लत है या दस्तयाबी है, फरावानी है, और रेट्स क्या? जवाब भाई, आवाज आ रही है आपको? अच्छा जवाद साहब, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही, सो मीनवाइल वी फिक्स दैट। हम रियाज आंडी के पास चलते हैं। रियाज, आप हमें बताइएगा, कराची में तो सबसे ज़्यादा रेट पर आटा दस्तयाब है, सो प्रिसाइसली 2600 रुपये या इससे भी ऊपर चला गया है एज वी रिपोर्ट नाउ, और अवेलेबिलिटी की क्या सूरत हाल है?
आई थिंक अब्दुल्ला 2600 तो आपने कसरे नफसी से काम लिया अच्छा। है बेसिकली। 150 रुपए किलो है चक्की का आटा जो आम मिलता है, तो यानी आप उससे उसको कैलकुलेट करते हैं 20 का थैला, या 20 का थैला नहीं होता, यहाँ 5 और 10 का थैला इस्तेमाल होता है, तो 750 रुपये 5 किलो का थैला है, 1500 रुपये आपका जो हो जाता है, और 3000 रुपये जो है वो आपका 20 किलो का थैला हो जाता है। तो यानी आप 2600 जो बता रहे हैं वो 400 रुपये कम है ना। वाई ये सब कुछ क्यों है, ये बहुत ज़रूरी है समझना। नंबर 1 ये कि गवर्नमेंट जो है वो डी रेगुलेट कर रही है इस शोबे को, वो चाह रही है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो इसको लेके चले और वही तय करे इस सारी चीज़ों को। गंदम प्रोक्योर नहीं किए, ना पंजाब ने की है ना सिंध ने की है, तो इनके पास तो गंदम नहीं है। तो बात यह है कि फिर गंदम खरीदी किसने है, और जिसने गंदम खरीदी है वो होर्डिंग कर रहा है और वो बहुत थोड़ी सप्लाई कर रहा है। तो ये जो डी रेगुलेशन का एक निज़ाम है जिसमें हुकूमत अगर आउट हो रही है तो कोई इन भी तो हो रहा है, उसका मोडस ऑपरेंडी क्या है, वो किस तरह से ऑपरेट करेगा, ये सारी चीज़ मिसिंग है। एंड यू आर वेरी राइट, वेरी राइट, मैं फिर से कहूँगा एंड एक दफ़ा और कहूँगा वेरी राइट, कि ना प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ का किरदार अदा आता है, ना जो कमिश्नर, इनका काम सिर्फ जुर्माने करना है। इनका काम है कि मार्केट का स्ट्रक्चर बनाएं और उसको फिर चलने दें। स्ट्रक्चर ही नहीं है कोई, कौन किसके पास पड़ा हुआ है कि आपके पास वो रिकॉर्ड है, किस रेट पे बेचना है, क्या करना है। आई मीन ये जो सारी जो कहानी है ये मिसिंग लिंक है, और ऐसे में यही होगा कि फिर जब ये फेल होगा फिर से निज़ाम, तो कहेंगे कि नहीं हम वो दोबारा पुराने मॉडल के ऊपर चले जाते हैं। पुराने मॉडल की ज़रूरत नहीं है, यही सही है। मैं आपको अगर इजाज़त हो तो ये मिसाल दूँ कि मदीने में जब काफ़िले आया करते थे और मदीने वाले बाहर जाके उनसे सौदे कर लेते थे, काफ़िला जब शहर में आता था तो उनको पता चलता था कि यार यहाँ तो रेट कुछ और है, हमसे किसी और रेट में ले लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नोटिस में ये बात गई, उन्होंने ये नहीं कहा कि वहाँ से आप 20% ज़्यादा में लोगे, कम में लोगे, ये कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा काफिले को बाजार आने दो और फिर मार्केट तय कर लेगी कि रेट क्या है। इससे बड़ी फ्री ट्रेड की मिसाल दुनिया में हो ही नहीं सकती। गवर्नमेंट का काम ही सिर्फ मार्केट का स्ट्रक्चर देना है, उसको बनाना है, उसकी मॉनिटरिंग करना है, और ये जो चीज़ है ये डेफिनेटली मिसिंग है। और इसकी वजह से आप आए दिन देखते हैं कि कभी ये चीज़ महंगी है, कभी ये चीज़ महंगी है। आई मीन जो स्ट्रक्चर है उसको सही मानों में लेके जाएं। 21वीं सदी में हम लोग रह रहे हैं और वो पुराने मॉडल चल रहे हैं 60s के और उससे भी पुराने मॉडल्स, उसको चेंज करने की ज़रूरत है, वरना हम यही शोर करते रहेंगे नशिस्त बर्खास्त और इसके बाद सब कुछ ख़त्म। इसका हल करना है तो हल करें। हल ये है कि मार्केट का स्ट्रक्चर बनाएं। गवर्नमेंट पहले जब बारदाना देती थी वो मार्केट का स्ट्रक्चर ख़त्म करती थी, गवर्नमेंट जो गाड़ियाँ देती थी वो मार्केट का स्ट्रक्चर ख़त्म करती थी, गवर्नमेंट प्रोक्योर करती थी वो मार्केट का स्ट्रक्चर ख़त्म करती थी। जब आप मार्केट बना रहे हैं तो फिर उसको पूरा बनाएं और किसी की बनाएं और फ्री छोड़ दें, फिर ये ठीक होगा। अच्छा जवाब पे अब चलते हैं रियाज, हमारे साथ ही रहिएगा। वी हैव टू गो ऐसे ही बुलाते रहेंगे और जी वी गो टू लाहौर नाउ, और लाहौर में जवाद मलिक प्लीज़ हमारे साथ ही रहिएगा। जवाद मलिक हमारा वेट कर रहे हैं। जवाद बताइएगा, आटा मिल रहा है आराम से लाहौर में, पंजाब में ओवरऑल, और किस भाव मिल रहा है? बिल्कुल यहाँ पर आटे की जो सूरत हाल है, दस्तयाबी है, वो यकीनन सुबह से कहीं बेहतर है, कदरे बेहतर है, मैनेजमेंट बेहतर है। कीमत पे हम देख रहे हैं कि कुछ इजाफा हुआ है, क्योंकि सरकारी गंदम का जो इजलास था 10 अप्रैल से बंद हो चुका है। तो उसके बाद चूंकि बाजार में गंदम इस वक्त 4000 रुपये मन मिल रही है, कुछ उस तनासब से अगर देखा जाए तो इस वक्त जो 20 किलो का थैला है वो 2150 रुपये और 10 किलो का थैला 1050 रुपये में मिल रहा है। कम से कम आवाम को कोई दिक्कत नहीं है, लाइनें नहीं है, कोई अफरा तफरी नहीं है, लेकिन इस हवाले से ये है कि कीमत को थोड़ा सा मुस्तहकम किया जाना चाहिए, रोकना चाहिए, क्योंकि आटा बढ़ा है तो उससे हम देख रहे हैं कि थोड़ी खमीरी रोटी और नान की कीमत में 5 रुपये इजाफा हुआ है, और जो सादा रोटी है बाद जगह 15 रुपये, बाद जगह 16 रुपये और कई जगह पे 17 रुपये भी मिल रही है। तो ये कीमत में इजाफा नजर आ रहा है। ये एक तशवीशनाक बात है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को चाहिए कि फोकस करे। और लेकिन चंद रोज पहले 10 किलो का आटा थैला वो अदद दस्तयाबी हुई थी, किल्लत हुई थी, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने 800 रुपए को फ्री कर दिया, कीमत का जो रोका हुआ था उसको उन्होंने मार्केट मैकेनिज्म पे छोड़ दिया। तो 750 रुपए करने से इस वक्त मार्केट में गंदम भी दस्तयाब है, आटा भी दस्तयाब है और आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं। अच्छा, सो थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, सीम टू बी अंडर कंट्रोल इन लाहौर। ना आवाम को परेशानी है और दस्तयाबी का कोई इशू नहीं है, सो कीमत भी कंट्रोल में है ना। बताइएगा सलमान अशरफ, कोयटा में क्या सूरत हाल है?
वी कांट हियर यू सलमान, वी कांट हियर यू सलमान। अच्छा मुझे ये बता दीजिएगा, कमिंग बैक टू जवाद ये बताइएगा कि गुज़श्ता कुछ दिनों में इजाफा कितना हुआ है 20 किलो आटे के थैले की कीमत में लाहौर में? ये बिल्कुल 1600-1700 रुपये आटा था, तो उस सबसे 500, 550, 450 रुपये इजाफा हो चुका है। और इसकी वजह मैंने बताई है कि गंदम जब बाजार से मिलेगी वो पहले 3300 रुपये, 3400 रुपये सरकारी इजरा था, वो बढ़कर अब 4000 रुपये बाजार में मिल रही है। तो ये 600-700 रुपये का जो फर्क है उसको गवर्नमेंट मालकान ने फ्री मैकेनिज्म की, मार्केट के मैकेनिज्म के तहत इसे मुंतकिल कर दिया है और 500 रुपये इजाफा देखा जा रहा है। जो 10 किलो का आटा का थैला है उसमें 250 से 300 रुपये इजाफा देखा जा रहा है। कीमत बढ़ी है और कीमत बढ़ने से यकीनन रोटी भी बढ़ेगी। और मैदा फाइन हम देख रहे हैं कि उसकी कीमत में भी इजाफा हो चुका है, 9000 रुपये की बजाय वो भी 11000 रुपये मिल रहा है। तो कीमतें जो आगे 2-4 महीने बाजार से गंदम आएगी, फ्लोर में वो गंदम लेके बाजार की कीमत पर उसकी पिसाई करेंगे और जो कीमत होगी वो आवाम तक मुंतकिल कर देंगे। सब्सिडी गवर्नमेंट नहीं देगी, सब्सिडी का जो मैकेनिज्म है वो आगे चलकर फाल होगा कुछ बाद। तो मजमूई तौर पर देख रहे हैं कि आटे की कीमत में, रोटी की कीमत में पंजाब में भी नहीं, तो जो रोटी की कीमत हुकूमत ने तय की हुई है, आपको पता है इस पे तो बड़ी सख्ती की गई थी वजन और कीमत पे, उसका क्या बनेगा फिर? वजन पूरा है रोटी का लाहौर पे, हमने कई जगह चेक किया और इसकी शिकायत भी की थी। मैंने तंदूर जो एसोसिएशन है उनके जो अहदेदारान है, लेकिन उन्होंने आई बाई शेक कर दिया, कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। और जो जिली इंतजामिया है वो मुकम्मल तौर पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। उनका मकसद है कि लाइनें न लगे और ऑलराइट, सो वहाँ कीमत तो बड़ी ही है, रोटी की कीमत भी बड़ी है और वज़न भी पूरा नहीं है, ये भी इशू है। द गवर्नमेंट नीड्स टू लुक इनटू इट और कुछ दिन वो कह रहे हैं। अच्छा ज़रा हमें मैकेनिज़्म समझाइएगा, जिस तरह आपने जवाद की भी बात सुनी होगी रियाज, अभी गंदम की फसल आना शुरू हुई है, सो क्या हम हर साल ये एक्सपीरियंस करते हैं कि जब नई फसल आती है कीमतें कुछ बढ़ती हैं फिर थोड़े अरसे के बाद नॉर्मलाइज होती हैं? हाउ डज इट वर्क? रियाज आपको यार ये तो आवाज की आधा सवाल सुन पाया हूँ और इसके बाद आपकी आवाज चली गई, लेकिन आप नहीं, मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ। रियाज बताइएगा, जवाद हमें बता रहे थे अभी नई फसल आई है और कीमतें ज़ाहिर है इस दफ़ा इजाफा हुआ है, बढ़ी हैं, रोटी की कीमत भी बढ़ी है। कराची में भी आपने हमें रिपोर्ट किया कि 1 किलो आटा चक्की का पिसा हुआ 150 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है। तो हम हिसाब लगा लें कि 10 किलो या 15 किलो या 20 किलो का थैला कितना मिल रहा होगा। क्या हर दफ़ा यही होता है जब गंदम की नई फसल आती है तो ये डिस्ट्रप्शन पैदा होती है या फिर इस दफ़ा ये नोटिस किया जा रहा है? गुस्से है यहाँ पर, सट्टेबाज जिनको कहा जाता है वो गुस्से है यहाँ पर। अच्छा। और उन्होंने गंदम खरीदी है और फिर वो डेफिनेटली वो अपना पैसा तो कैश करेंगे। अब इसका क्या मैकेनिज्म है, इस किस्म की सूरत हाल हो तो उसमें गवर्नमेंट का रोल क्या होगा, वो किस तरीके से प्राइस को कंट्रोल करने के लिए आएगी। एलिवेटर्स होते हैं और मुल्कों के अंदर, हमारे यहाँ कुछ इस किस्म का निज़ाम हो सकता है। आई मीन इसको डेफिनेटली देखा जा सकता है। एंड वाई यू आर, आपने सिर्फ आटे पे ही क्यों ब्रेक लगा दिया है? जो 3 सिप का एक कट आता है चाय का, वो 50 रुपए का हो गया था, 40 से 50 का हुआ था, वो 70 रुपए का हो गया है। यानी आप जस्ट थिंक कि एक सिप जो चाय की है वो 25 रुपए की है। ऐसा ही है, यू नो, आम आदमी के हालात तो बहुत मुश्किल हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर योर टाइम रियाज, थैंक यू जवाद और थैंक यू सलमान। अशरफ, आवाज़ की ज़रा डिस्टॉर्शन काफ़ी हुई है आज के सेगमेंट में, सो उसके लिए माजरत। सो अभी हम आगे बढ़ेंगे और बड़ी अहम बात है, क्योंकि आपका अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ होगा भाई, अस्पताल में जो नर्सिंग स्टाफ होता है ना, अगर वो ना हो या वो प्रोफेशनल ना हो या वो ठीक ना हो या जिस डिलिजेंस के साथ वो काम करते हैं तो ये हेल्थ केयर का निज़ाम नहीं चल सकता। और अपने आप से आप पूछ के देखिएगा, क्या यहाँ हमारे यहाँ उतनी अहमियत, उतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है नर्सों को जो उनका हक बनती है? क्योंकि दुनिया में नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स मतलब लिटरली इनकी तनख्वाहें भी बहुत बेहतर होती हैं और ये ही सारे हेल्थ केयर का निज़ाम अपने कंधों पर लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं और फिर उसको आगे चलकर डॉक्टर्स देखते हैं। आधा काम तो नर्सेस कर रही होती हैं दुनिया में। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नर्सेस का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है और ये दिन मनाने का मकसद अवाम में नर्सिंग के शोबे की इंसानियत के लिए खिदमात का शऊर बेदार करना है और इनकी खिदमात को सराहना है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस ने मौजूदा साल का थीम रखा है हमारी नर्सें हमारा मुस्तकबिल। इस पे हम बात भी करेंगे।
आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल से ताल्लुक़ रखने वाली हेड नर्स अलमासुर रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अलमा साहिबा, बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो आपसे चूँकि हमारी बात हो रही है आपको और आपके जितने साथी हैं, चाहे वो मेल स्टाफ हो फीमेल स्टाफ हो, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। थैंक यू फॉर योर सर्विसेज टू द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ दिस कंट्री एंड वर्ल्ड वाइड, क्योंकि जो आप लोगों की खिदमत हैं उसके एवज़ उतना मुआवजा भी नहीं मिलता और भी बहुत इश्यूज़ हैं, लेकिन फिर भी आप लोग अपना काम बड़ी दिलजमी और दिल लगी के साथ करते हैं। सो ज़रा हम चाहेंगे कि आज के दिन के हवाले से सबसे पहले तो आप ही के तासुरात जान लें, आप क्या कहना चाहती हैं? द फ्लोर इज़ ओपन फॉर यू। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला सुल्तान साहब। जैसा कि आपने बताया कि मैं आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के ज़ेर निगरानी हस्पताल आगा खान हस्पताल बराए गार्डन में गुज़िश्ता 30 साल से वाबस्ता हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो बहुत कीमती अल्फाज नर्सेज डे के हवाले से कहे, दे रियली मीन्स अ लॉट फॉर ऑल ऑफ द नर्सेज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं आज नर्सिंग के आलमी दिन पर दुनिया भर की नर्सेज और मिडवाइफ्स को खराज तहसीन पेश करती हूँ। आज के दिन के हवाले से जैसा कि आपने थीम के बारे में बताया कि आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, एम्पावर्ड नर्सेज सेव लाइफ्स, और मिडवाइफ के हवाले से जो इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ नर्सिंग ने जो थीम दिया है, दैट इज़ 1 मिलियन मोर मिडवाइफ्स। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारा करंट सिनेरियो है, इसमें हमारी नर्सेज की जो शॉर्टेज है वो कितना बड़ा गैप लेके आ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी करंटली जो हमारी नर्सेज है, हमारी मिडवाइफ है, दिन रात एक करके और अपने नर्सेज को, अपने मरीज़ों को जो है वो कोशिश कर रही हैं कि बेस्ट से बेस्ट नर्सिंग केयर दे सकें। मैं सिर्फ एक बहुत ज़रूरी बात यहाँ इस दिन के हवाले से हमारे प्रेसिडेंट ऑफ आगा खान यूनिवर्सिटी सुलेमान शहाबुद्दीन की जो इस दिन के हवाले से मैसेज को कोट करना चाहूँगी, एंड इट इज़ अ रियली अ वेरी सिंपल एंड शॉर्ट मैसेज। ही सेज, आई कोट, यू आर नॉट जस्ट पार्ट ऑफ योर सिस्टम, यू आर द सिस्टम। ट्रू, यू आर इंडीड द सिस्टम। मैम, अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर आज के दौर की हम बात करें, आपको लगता है कि फ़र्क पड़ा है एज़ कम्पेयर टू येस्टर ईयर्स? हमारे यहाँ नर्सेस के पर्क्स में, उनके मुआवजे में, उनको जो सहूलियात मिलती हैं उनकी सर्विसेज के एवज़, उसमें कुछ बेहतरी आई है? और अदरवाइज़ चैलेंजेस क्या हैं? आपके शोबे से वाबस्ता लोगों को सबसे ज़्यादा क्या मुश्किल है जिसका सामना करना पड़ता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज अगर मैं बहुत पहले जाके अगर बात करूं, मैं अपनी बात करूं कि हमें बहुत फोर्सफुली कहा जाता कि जाएं और नर्सिंग शोबे को जो है वो आप ज्वाइन करें। लेकिन आज की जो नर्स की अगर मैं बात करूं तो चाहे वो मेल नर्स हो चाहे वो फीमेल नर्स हो, बहुत खुशी से इस प्रोफेशन की तरफ आ रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड एंड बिग ट्रेंड जो कि आज के नर्सिंग में देखा जा रहा है। और इस ट्रेंड के लिए मैं आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल को बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगी कि नर्सिंग के आलमी मयार के हिसाब से जो यहाँ की स्टडीज़ हैं, जो यहाँ का एनवायरनमेंट है, वो इस तरीके का एनवायरनमेंट है। आपको बखूबी पता होगा कि यहाँ की नर्सेज चाहे कहीं भी दुनिया भर में जाएं, दे हैव अ पासपोर्ट, दे हैव अ वीज़ा, कि जब उनके पास ये बैंड होता है, ब्रांड होता है कि जी वो आगा खान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, ऑटोमेटिकली दे आर बीन टेकन। और अगर मैं चैलेंजेस की बात करूँ, जैसा कि मैंने पहले बताया कि WHO के मुताबिक 5.8 मिलियन नर्सेज की शॉर्टेज है, और जो करंट सिनेरियोज़ में उनको जो चैलेंजेस आ रहे हैं, बर्न आउट एंड मेंटल स्ट्रेस से, बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से, लॉन्ग शिफ्ट में काम करने की वजह से, अगर हम बात करें पोस्ट पेंडेमिक प्रेशर्स हैं, बर्न आउट ग्लोबली इतना ज़्यादा है जो कि उनकी खुद की मेंटल हेल्थ पर असरअंदाज हो रहा है। वर्क प्लेस वायलेंस इतना ज़्यादा ग्लोबली रिपोर्टेड हो रहा है नर्सेज और बाकी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की तरफ से, वर्बल, फिज़िकल माइग्रेशन हो रही है नर्सेज की। नर्सेज को यहाँ पे वो एजुकेशन, वो पैकेजेस उस तरीके के, ऑल्दो देयर हैव बीन इम्प्रूवमेंट, लेकिन उस तरीके के पैकेजेस अभी भी नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से नर्सेज माइग्रेट होके जा रही हैं। लैक ऑफ मेंटल हेल्थ सपोर्ट, अगर मैं देखूँ ग्लोबली तो सिर्फ 42% जो है वो नर्सेज को मेंटल हेल्थ सपोर्ट मिलती है।
एंड आई एम ग्लैड टू शेयर कि आगा खान यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द हॉस्पिटल जो कि नर्सिस को हरासमेंट के हवाले से, उनकी पूरी एम्प्लॉयज़ के लिए हरासमेंट के हवाले से पॉलिसीज़ बनी हुई है, ज़ीरो टॉलरेंस है। चलिए वंडरफुल। मगर ज़ाहिर है कुछ हर इदारे की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं और होपफुली सब जगह ये गाइडलाइंस फॉलो की जाएं। अब ये बताइएगा, जो ऑल दो स्टूडेंट्स हो वाचिंग अस राइट नाउ, आपको पता है हमारे यहाँ अभी भी बहुत से बच्चों को डॉक्टर बनने का शौक़ होता है, मेरिट हाई होने की वजह से या अगर प्राइवेट करना चाहते हैं तो फ़ीस इतनी ज़्यादा है, उसकी वजह से वो नहीं डॉक्टर बन पाते। सो नर्सिंग स्कूल में दाखिले का क्या क्राइटेरिया होता है? क्या अगर आपका वो मेरिट नहीं है जिस पे आपको किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सके लेकिन फिर भी आप अच्छे हो पढ़ाई में, तो क्या नर्सिंग स्कूल में दाखिला मिल जाता है? देखिए, नर्सिंग स्कूल में दाखिले का स्टैंडर्ड्स डेफिनेटली, आप एक बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन के लिए जा रही हैं। नर्सिंग का शोबा ऐसा नहीं है कि अगर मेडिकल में आप नहीं जा सकते तो आप नर्सिंग में आए। नर्सिंग की एक अपनी वैल्यू है, जो क्राइटेरिया है, जो स्टैंडर्ड पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने दिया है, उसी क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड को फॉलो करके नर्सेज आती हैं, प्री एंट्री टेस्ट देती हैं और उसके बाद जो 4 साल का प्रोग्राम है उसको फॉलो करती हैं, फिर MSc है और PhD और फिर हायर कैरियर लेडर्स है उनका। हायर करियर लेटर है। अच्छा, हमारे यहाँ जिस तरह डॉक्टर्स आपको पता है बाहर बहुत ज़्यादा जाते हैं, प्लैप कर लिया, USMLE कर लिया, अमेरिका चले गए, बरतानिया चले गए। नर्सेस के लिए अब्रॉड करियर ऑप्शंस बहुत लुक्रेटिव हैं, आई हैव गॉट टू नो, इज़ दैट सो? ऐसा है क्या? देखिए, नर्सेस के लिए अगर हम बात करें अब्रॉड के ऑप्शंस, आप एजुकेशन को ले लें तो हमारे पास नर्सिंग के लिए मास्टर्स की ट्रेनिंग है, PhD की ट्रेनिंग है। And these degrees are acceptable worldwide? Yes. जो हमारा करिकुलम बना हुआ है, वाई नर्सेस बाहर जाने के लिए ज़्यादा होती है क्योंकि हमारा करिकुलम इस तरीके से बना हुआ है कि दे आर इजीली एक्सेप्टेड अब्रॉड। हमारे करिकुलम की जो जिस तरीके से कैटेगराइजेशन की हुई है तो वर्ल्ड वाइड वो करिकुलम एक्सेप्टेड है, एवरी कंट्री एक्सेप्ट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अलमास साहिबा, हेड नर्स आगा खान से मौजूद थी। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वंस अगेन सलूट टू ऑल द नर्सेज एंड पैरामेडिक्स जो कि अपना काम कर रहे हैं, अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। वी आर टेकिंग अ ब्रेक है, शॉर्ट ब्रेक है, वापस आएंगे थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। हम अक्सर ही सुनते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है लेकिन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलते हैं। क्रिकेट के अलावा वैसे भी आप देख लीजिए कि हमने कौन कौन से खेलों में नाम बनाया है। क्रिकेट के अलावा हॉकी इज़ ग्रेजुअली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम पिकिंग अप। फिर अरशद नदीम ही है हमारे पास एक मिसाल जावलिन में, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। लेकिन इसके अलावा कोई जांचने का निज़ाम, सिफारिश के बग़ैर, रिसोर्स के बग़ैर टैलेंट के आगे बढ़ने का कोई सिलसिला, ये सारे चैलेंजेस हैं। लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने एक नया प्लान बनाया है और मसला दूर करने के लिए प्लान बनाया है। ये नया प्लान क्या है ये जानते हैं यासिर पीरज़ादा साहब, DG पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका यासिर साहब। अब बता दीजिएगा, ये शिकवा तो आपने हमारे ही प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी लोगों से सुना होगा। बहुत से नौजवान आते हैं, वो कहते हैं बड़ी मुश्किल होती है, जहाँ तक पहुँच जाते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मुश्किल से पहुँचते हैं, मतलब बड़ा कठिन रास्ता है और फिर बाज़ लोग तो पहुँच भी नहीं पाते। हाउ डू यू प्लान टू डील विद दिस? मतलब कैसे आपके जहन में ख्याल आया और इरादा है क्या करने का? बहुत शुक्रिया आपका। असल में ख्याल इस तरह से आया कि आप भी मीडिया पे खबरें देते रहते हैं कि जी फ़लाँ बंदा एक है जो बन्नू में है, कोई लोधरा में बच्ची है, वो बड़ी टैलेंटेड है और लोग उसमें इतना टैलेंट है लेकिन कोई उसको पूछता नहीं है, ठीक है ना। और फिर मुख्तलिफ ज़राए से हमारे पास भी चीज़ें आती रहती हैं, कभी IAP से, कभी मीडिया से, कभी इधर से। तो हमने इसको जो जांचने का निज़ाम, कोई स्ट्रक्चर्ड निज़ाम जो था ना, वो नहीं था। यानी कि अगर किसी की सिफारिश है, जैसे कि आपने खुद कहा, या कोई मीडिया में पहुंच गया तो लोगों ने उसको पिक कर लिया और हमने भी उसको आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये जो निज़ाम, इसमें कोई नहीं था। तो हमने ये सोचा कि अब हम एक नेशनल टैलेंट आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन सिस्टम जो है ना, वो हमने लॉन्च किया पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने। और इसका मोटो जो है ना, वो ये है कि टैलेंट है तो मैदान में आए। यानी अगर किसी में टैलेंट है तो वो मैदान में आ जाए। यानी कैसे आए, हमने एक वेबसाइट के ऊपर, अपनी जो वेबसाइट है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की, वहाँ पे हमने गूगल फॉर्म एक बना दिया, बड़ा सादा सा, जिस किसी की उम्र 12 से 25 साल के दरमियान है, किसी बच्चे या बच्ची की, और वो समझते हैं कि उनमें बहुत टैलेंट है किसी के एक खेल का, वो उसको आइडेंटिफाई करें।
उसके साथ अपना कोई वीडियो क्लिप लगा दें या कोई ऐसी चीज़ बता दें जिससे ये साबित होता हो कि वाकईतन उनमें इस खेल का टैलेंट है। मतलब हाई जंप है तो कोई उनको हाई जंप का कोई क्लिप होगा, उसकी कोई रिकॉर्ड होगा, उसकी कोई हाइट होगी। इस तरह अगर वो कोई 100 मीटर की दौड़ है तो उसका भी कोई क्लिप होगा ना, कोई उसके बताएंगे कितना फासला हमने इतने सेकंड में तय किया। सो ये जब एक बुनियादी वो काम कर लेंगे, उसके बाद हमारी जो हमने यहाँ पे एक सेल बनाया है जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन सेल है, और वो जो सेल जो है वो उसकी इनिशियल स्क्रूटनी करेगा, और इनिशियल स्क्रूटनी के बाद वो आइडेंटिफाई करेगा कि जी ये इस बच्चे या बच्ची में वाकई वो टैलेंट है जिसके वो फिर आप क्या करेंगे? अब खेल सूबों का सब्जेक्ट है तो आप सूबों को ये बच्चे रेफर करेंगे, सूबाई स्पोर्ट्स बोर्ड को ये बच्चे रेफर करेंगे, या आप लोग खुद इनकी तरबियत और इनको आगे ले जाने का कोई इंतजाम करेंगे? ये मैं आपको अर्ज करता हूँ, हमने ना बड़ा ही तफसील से ना हमारी वेबसाइट पे हमने रखा हुआ है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQ। उसमें हर किस्म का जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब है। ये नहीं कि मैं आपको नहीं जवाब दूंगा, मैं वासे आपके नाजरीन के लिए, मैं उनकी आसानी के लिए बता रहा हूँ। ये सवाल और इस किस्म के जितने सवाल आते हैं उन सबके जवाब हमने वेबसाइट पर रखे हुए हैं। आपने जो सवाल किया बुनियादी तौर पर तो ये वाकई सूबों का और फेडरेशंस का काम है, टैलेंट हंट करना, टैलेंट को आइडेंटिफाई करना और फिर उनको कौमी धारे में शामिल करके उनकी तरबियत का इंतजाम करना। हम ये करेंगे कि हम जो इनिशियल स्क्रूटनी करेंगे उसके बाद हमने एक पूल बनाया है जो कि हमारे ओलंपियंस, वर्ल्ड चैम्पियंस जो कि वेटरन्स हैं हमारे, उनसे भी हम उसकी एक स्क्रूटनी करवा के, और अगर वो ओके करेंगे, ये सारा कुछ हम यानी इसको डिजिटाइज करके ऑनलाइन मौजूद होगा। ऐसा नहीं है कि आपने कहा या मैंने कह दिया तो इसको रिजेक्ट कर दिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। ये उसकी रिजेक्शन का भी एक ऑनलाइन उसको जवाब जाएगा, एक्सेप्टेंस का भी जाएगा, और उसके बाद वो जो पूल ऑफ एक्सपर्ट्स है जब वो उसको वेरीफाई कर लेगा उसके टैलेंट को, तो फिर हम वो फेडरेशंस की जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं हमारे पास होते हैं, फिर हम उसको बच्चे को या बच्ची को उसमें शामिल करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर कोई टेनिस का है या बास्केटबॉल का या वॉलीबॉल का, तो हमारे पास तो यहाँ पे वो कैंप्स लगते हैं। हम उस कौमी कैंप में जो भी उसकी एज ब्रैकेट होगी उसके साथ उसको हम वो शामिल कर देंगे। एक और बात मैं आपसे करूँ कि ये इसके लिए इस्लामाबाद आना ज़रूरी नहीं है। हमारे जो सेंटर्स हैं वो लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद में हैं, एक स्कर्दू में अब हम बना रहे हैं। ठीक है, तो वो अपने अपने इलाकों में, यानी AJK में भी हम ये इंतजाम कर सकते हैं उनकी तरबियत का, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी उनकी ट्रेनिंग जो उनका टैलेंट का जो उनका दावा है उसको जांचने का। सो इसके लिए किसी को इस्लामाबाद आने की ज़रूरत नहीं है कि वो ऑल द वे मतलब दर्रादम खेल से आप इनकी जिम्मेदारी खुद ही उठाएंगे राधा कि आप सूबाई स्पोर्ट्स बोर्ड को इनका टैलेंट भेजें? नहीं, जिम्मेदारी हम इस हद तक ज़रूर उठा रहे हैं कि हम टैलेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। जो लोग समझते हैं जो बच्चे के उनमें बहुत टैलेंट है लेकिन हमें किसी ने पूछा नहीं, सही है। ये जो बात इस मुल्क में कि जी हमें नहीं किसी ने पूछा, हमें टैलेंट बहुत था, हमें इस बात को हम खत्म करना चाहते हैं। सही है कि ये कोई दाव इसका रह ना जाए कि वो ये कहे कि जी मैं तो रोनाल्डो था, टैलेंट आपने आइडेंटिफाई कर लिया। देखिए देयर इज अ वे टू गो अबाउट इट ना। अब उसने आगे जाना है, जाहिर है वो सूबाई सतह, डिस्ट्रिक्ट सतह से सूबाई सतह से नेशनल सतह पे, यहाँ क्या कौन सा सिस्टम, ये कौन सा पाथवे फॉलो होगा? जी हम फेडरेशंस के हवाले करेंगे ना उनको। सही है। मतलब अब मैंने जैसे कहा किसी का दावा है जी वो रोनाल्डो है, सही है, तो हम उसको भी और उसको हम उसकी पहले इनिशियल तो हम यहाँ पर एक उसका वो ले लेंगे, ट्रायल ले लेंगे। इनिशियल ट्रायल जैसे मैंने कहा एक्सपर्ट्स लेंगे, और अगर उस इनिशियल ट्रायल से पता लगा कि इस बच्चे में वाकई पोटेंशियल है, तो फिर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन मौजूद है पूरी की पूरी, हम उनके साथ उनको ट्रेनिंग कैंप में शामिल करवाएंगे और हम उनकी मॉनिटरिंग करेंगे बाकायदा। क्योंकि देखिए हम जो है ना, हम उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। हम ये आपके ज़हन में ये बात रहे, फेडरेशंस के मामला में मुदाखलत ना हमें नहीं करनी चाहिए, वो ऑटोनमस इदारे हैं, खुद मुख्तार हैं। इसी तरह जो सूबाई स्पोर्ट्स बोर्ड है वो भी अपने दायरा कार में वो भी खुद मुख्तार हैं। तो हम तो सिर्फ एक फैसिलिटेटर का किरदार अदा करेंगे। और ये जो एक लोगों को एक नौजवानों में जो बेचैनी का जो अंसर है ना कि जी हमें टैलेंट बहुत है लेकिन हमें पूछता कोई नहीं है, उस चीज़ को एड्रेस ज़रूर करना चाहिए हमें। तो मैंने उसको एड्रेस करने के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया। ठीक है या साहब, इसकी कोई डेडलाइन भी है? इज दिस फैसिलिटी ऑलरेडी ओपन? ये जो गूगल फॉर्म जिसका आप तस्करा कर रहे हैं, एक तो वेबसाइट ज़रूर प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पे फॉर एवरीबडी टू नो, और दूसरा ये क्या ये कब तक ओपन रहेगा? कोई डेडलाइन है इसकी आपके जहन में? जी ये ऑनगोइंग है, नंबर 1, इसकी कोई डेडलाइन नहीं है। इसकी जो हमारी वेबसाइट है वो है sports.gov.pk, उस पर आप जाएं, वो बिल्कुल सामने उसके एक बैनर लगा हुआ है बहुत बड़ा, यू कैन नॉट मिस दैट। उस पर क्लिक करें आप, तो उस पर वो गूगल फॉर्म भी मौजूद है, उस पर तमाम सवालात के जवाब भी मौजूद हैं, और इसकी कोई फीस नहीं है बाय द वे। देयर इज़ नो एंट्री फी, देयर इज़ नो रजिस्ट्रेशन फीस, देयर इज़ नो फी।
ठीक है। तो ये बिल्कुल हम इसको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, कोई फ़ीस नहीं इसकी चार्ज की जाएगी कहीं से भी। और लेकिन ये बात दुरुस्त है आपकी कि इसके लिए ये जो काम है ये बहुत एक ज़िम्मेदारी का काम उस हिसाब से ज़रूर है कि लोगों की जो ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस किया जाए और इस बात का भी पता चलाया जाए कि आखिर हमारा जो नौजवान है क्या उसमें वाकई इतना टैलेंट है जितना हम समझते हैं कि नहीं है, ठीक है। तो ये भी है हमें अंदाज़ा इससे हो जाएगा मेरा ख्याल है। और अगर नहीं है तो स्कूलों कॉलेजों की सतह पे ये टैलेंट देखिए उस स्टेज से हमें ये टैलेंट बनाने की और निखारने की ज़रूरत होती है। लेकिन आप अब देख लीजिए कि हमारे स्कूल आपके अपने दौर में स्कूल का कॉलेजेस में स्पोर्ट्स का क्या लेवल था और आज क्या है। मतलब ज़्यादातर बच्चे जो बड़े शहरों में होते हैं वो प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, 4-4 कमरों 5-5 कमरों 1-1 कनाल 2-2 कनाल के स्कूल घरों में स्कूल खुले हुए हैं, हज़ारों लाखों रुपए फीस चार्ज कर रहे हैं विद नो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ एट ऑल। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं खुद जिस स्कूल में पढ़ता रहा हूँ वो उसकी जो ग्राउंड्स थी, हॉकी ग्राउंड अलहदा थी, क्रिकेट की अलहदा थी, स्विमिंग पूल अलहदा थे। मतलब बहुत बड़ा लाहौर का एक स्कूल था और वो अब तो इस किस्म के जो स्कूल हैं वो बिल्कुल सरकारी स्कूलों के पास ही जगह हैं। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल हैं आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वहाँ पे तो यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो 4-4 कनाल में खुल गई, तो स्कूलों कॉलेजों की आप क्या बात करते हैं। तो मेरा मतलब है कि ये तो और उधर से तो अब नौजवानों ने जो मैंने जो हॉकी खेली है या क्रिकेट खेली तो मैंने स्कूल और कॉलेज के ज़माने में खेली है और यूनिवर्सिटी के ज़माने में। तो लेकिन अब तो मैं बच्चों से पूछता हूँ और देखता हूँ वही आप वाली बात कि 4 कमरे के स्कूल में हॉकी क्या मतलब मेरा ख्याल है चेस भी नहीं खेली जा सकती। ट्रू। तो ये वाली चीज़ें भी ना ज़रा स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है कि एक सर्टन एरिया से कम स्कूल खोलने की इजाज़त हो ही ना किसी को। एटलीस्ट वन शुड मेक श्योर, द गवर्नमेंट शुड मेक श्योर कि ठीक है प्राइवेट स्कूल कहते हैं जी हमने तो बोझ बांटा है, हमने बोझ बांटा तो है, लेकिन बेसिक मिनिमम फैसिलिटी एक प्ले ग्राउंड की ज़रूरत चाहिए तमाम स्कूलों में। बहुत शुक्रिया आपका यासिर साहब, थैंक यू। वक्त की कमी है। और sports.gov.pk वेबसाइट पर जाएं, सामने ही बिल्कुल आपको बैनर नज़र आ जाएगा। अगर आप में किसी भी खेल का टैलेंट मौजूद है, फिल दैट फॉर्म एंड अपनी वीडियो साथ में अटैच कर दीजिए एंड इंशाल्लाह इफ़ यू हैव टैलेंट यू विल गेट द चांस। ब्रेक के बाद हासिल होते हैं। वेलकम बैक। मौसम की बात करेंगे। हमारे यहाँ तो मौसम गर्म और मरतूबी है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है कराची में, फिर बिजली भी जाती है, सो पता नहीं अजीब सी सूरत हाल हो जाती है। मानसहरा, सवात, मालाकंड समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ऑल्दो बारिश हो रही है। मुजफ्फराबाद, तकियाल, आज़ाद कश्मीर, वादी नीलम में भी हल्की और तेज़ बारिश। लैंडस्लाइडिंग के बायस मरकज़ी इशारा के मकाम से कौन से मकाम से? मरनाट के मकाम से, हाँ जी, कौन सा मकाम है ज़रा मुझे बताएं ना। ये हाँ, मुरनाट के मकाम से बंद है और नाला जागरा में तगयानी के बायस कुंडल शाही पावर हाउस बंद है। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। सो बालाई इलाकों की बात करें, पंजाब की बात करें, लाहौर में कल भी बारिश हो रही थी। लाहौर में परसों तो रात में आंधी भी आई है। सो 10 से 12 तक महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन की फोरकास्ट के मुताबिक PDMA ने प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक नोटिफिकेशन, एक अलर्ट भी जारी किया था। इसी पे ज़रा बात करते हैं कि अभी क्या ख़तरा टल गया है, क्या सूरत हाल रही इन दिनों के दौरान। अलीमुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर PDMA लाहौर। बहुत शुक्रिया अलीम साहब। अलीम साहब, आप लोगों ने 10 से 12 तक का अलर्ट जारी किया था, आज 12 है, इज़ इट ओवर नाउ? ऑलमोस्ट ओवर है। मैं पहले तो ये तस्दीक कर दूं कि मैं डायरेक्टर PDMA नहीं हूं, मैं डायरेक्टर PMD हूं, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से। तो हमने 10 से 12 का किया था अलर्ट, लेकिन आज भी कश्मीर के बालाई इलाके, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाके, इस्लामाबाद पिंडी के सराउंडिंग एरियाज, वहाँ पे बादल हैं, कुछ जगहों पे बारिश हो रही है। लेकिन ये सिस्टम आज रात तक इंशाल्लाह वाइंड अप हो जाएगा। आगे फिर जो है ना टेम्परेचर बढ़ना शुरू होंगे, लेकिन बालाई इलाकों में फिर से जो है ना वो 14-15 इन 2 दिनों में 14 मई और 15 मई को कोई शैलो सी वेस्टर्ली वेव है, तो फिर से आंधी और कोई बारिश बाज़ जगहों पे होगी। लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है ना अपर पंजाब, अपर KP में होगा कि टेम्परेचर में थोड़ा रिलीफ मिलेगा उससे। ठीक है, टेम्परेचर में रिलीफ मिलेगा। सर अभी ज़ाहिर है मई का महीना गर्म ही तसव्वुर किया जाता है, हम तो ज़रा प्लेजेंट मौसम ही देख रहे हैं। सो क्या ये यूजुअल है, ज़रा अनयूजुअल है? आगे ईद तक, ईद ज़ाहिर है इम्पॉर्टेंट होती है सभी लोगों के लिए, तब गर्मी बढ़ जाएगी या इसी तरह का अब्र आलूद सा हम पंजाब और ऊपर उसके नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें तो अपर पंजाब के नॉनवर्ड्स ना, ये अभी जो है ना सर्कुलेशन चेंज हो रही हैं। अभी टेम्परेचर जो है ना जो करंट सिनारियो है उसमें तो ये
बिलो नॉर्मल टेम्परेचर चल रहे हैं, अभी उतनी वार्म अप नहीं हुआ एटमॉस्फेयर, लेकिन सेंट्रल और सदर्न पार्ट्स में स्टिल जो है ना वो टेम्परेचर नॉर्मल हैं या स्लाइटली अबव नॉर्मल हैं टेम्परेचर। तो अभी जो आने वाले दिन हैं इसमें ये 2 दिन हैं, इनमें टेम्परेचर फिर से बढ़ेंगे। पंजाब के सेंट्रल सदर्न पार्ट्स में तो 40-45 तक टेम्परेचर जो है ना वो चला जाएगा, लेकिन लाहौर में भी 14 और 15 तारीख को टेम्परेचर 40 से अबव होगा। अभी तक हमारा टेम्परेचर 40 के क्लोज चल रहा है। तो यूजुअल गर्मी जो महसूस होती है वो होगी फिर दोबारा इंशाल्लाह, यस बिल्कुल ठीक है। तो 14-15 को जरा स्लाइटली रिलीफ होगा 2 दिन का, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से टेम्परेचर बढ़ जाएंगे। कोई और वेदर सिस्टम देख रहे हैं आप बारिशों का इस महीने में? नहीं, अब अभी इस माह की तो बात हम करें तो वो जरा लेट है, लेकिन लास्ट वीक में है। अभी जो है 14-15 को है, एक शैलो सी है, लेकिन अभी जो वेदर सिस्टम आएंगे उनमें ज्यादातर जो है वो डिस्टरबेंस होगी, विंड की, लाइटनिंग की, थंडरस्टॉर्म्स, ये एक्टिविटीज होंगी, और बाकी अमाउंट बारिश की वो इतनी ज्यादा नहीं होती। सही है जाहिर, लेकिन इसके बावजूद इस सब फिनोमेना की वजह से टेम्परेचर तो नीचे आता ही है और वो आएगा। बिल्कुल जाहिर है, वो जब वेदर सिस्टम गुजरता है 2-3 दिन का रिलीफ होता है, फिर दोबारा से टेम्परेचर राइज करना शुरू कर देते हैं। सो ये सिलसिला चलता रहेगा, अभी गुजर रहा है, फिर टेम्परेचर बढ़ेंगे, फिर दोबारा आएगा। अलीमुल हसन साहब, थैंक यू सो मच, डायरेक्टर PMD लाहौर हमारे मौजूद थे। एंड दैट इज इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो 9 AM इंशाल्लाह, बी देयर।